मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मनियारी थाना क्षेत्र में एक गांव में शराब माफियाओं ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म कर की हत्या। सकरा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर चौक पर तारी पीने के विवाद में एक युवक को मारी चाकू। एसकेएमसीएच में युवक की स्थिति नाजुक। और जिले में चल रहे टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में शराब माफियाओं ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। जिले में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद शराब माफियाओं ने छत बिछत स्थिति में युवती की हत्या कर सुनसान जगह पर फेंक दिया। घटना तब सामने आया जब युवती के परिजन ने शव की पहचान की। पहचान होते ही परिजन में चीख पुकार मच गई। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोश बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने 3 आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की दोपहर कुढ़नी थाना की पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया था। पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया था। वहीं गुरुवार को पहचान के बाद पुलिस ने शव को परिजन को सौंप दिया। मृत युवती की पहचान मनियारी थाना के क्षेत्र के एक गांव की है, जो इंटर की छात्रा थी। घटना के संबंध में मृत युवती के परिजनों ने कुछ शराब कारोबारी पर दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि बीते रविवार को वह अपनी बच्ची के साथ बाजार करने गई थी। अचानक सामान लेते लेते बच्ची गायब हो गई। काफी ढूंढने के बाद भी जब पता नहीं चला तो इसकी शिकायत उन्होंने मनियारी थाना में की। यहाँ पर जाते रहे डॉक्टर कहने हमको, ये सोनू, दीपक, ये गणेश, ये रंजीत, 2 गो 4 गो के हम चिन्हे। 4 गो के चिन्हे तो हम फिर कहे कि हम ओजा हम चलते रहते थे तो हमको 2 गो गाड़ी पर रहे, 2 गो गाड़ी पर धकेल कर गिरा दिया। अब बस वही स्कूटरी से रहे 2 गो हमरा धकेल दिया। और नियति का हम लड़की के नाक जा दिया रुमाल से लेकर पार। हम गिर कर उठ कर हमरा सहूर नहीं हुआ। बस हम पिस्तौल रहे कान में हमरा कले तो हम डर के मारे हमरा करेजे कितना है, हम डर के मारे थरथरा गए। हम अकेला कोई जेंट्स नहीं रहे हमरा पास। हम अकेले फिर वजह से हम आपसी हो गई, कनते रोते चल रहे घर। हम वजह से फिर चल अली तो हम घरे आकर घर पर हम बोले अपना आदमी की सके जे एना हुआ। एना सोनू रहे, अथी दीपक रहे, गणेश, रंजीत, माधोपुर चौक पर। लड़का लोग कहाँ का है? गिद्धा के है। कैसे जानती हैं लोगों को? कैसे जानती हैं? जानते दारू मुखिया है, दारू बेचे जा। सिस्टर जा रही थी दवा के लिए चौक पे, माधोपुर चौक पे। उसके बाद हम तो वहाँ पे थे नहीं, मम्मी आई तो वहाँ से बताई कि ऐसे घटना है। सोनू, रंजीत और दीपक और गणेश, ये चारों भाई को पहचानी मम्मी। और वहाँ से मम्मी को धकेल दिया और उसके बाद मम्मी के पिस्टल भिरा दिया। और उसके बाद बहन को हमको रुमाल सूंघा करके उसके बाद बाइक पे बैठाया और उसके बाद लेके चला गया। मम्मी आई तो हम लोग को बोली कि से हमको पिस्तौल भिरा दिया। उसके बाद बोला कि अगर हल्ला करेगी तो गोली मार देंगे। उसके बाद हम लोग आए इधर, छानबीन करने लगे कि किधर गया ना गया। जब मम्मी आई बोली तब उसके बाद फिर जब हम लोग को पता नहीं चला कि कहाँ गया, उसके बाद फिर आज हम लोग सुबह में पब्लिक ऐप देखें, उस पर हम लोग को जब बॉडी बरामद हुआ था तो वही पब्लिक ऐप पे दे रहा था। तो हम लोग कपड़ा के आधार से शक हुआ कि जो कपड़ा पहन के निकली हुई थी उसी कपड़ा के आधार पे हम लोग को शक हुआ। तो हम लोग मेडिकल गए तो लाश पहचाने, तो वही लाश पहचाने। उसके बाद फिर गार्जियन को यहाँ फोन किया कि हाँ ऐसे बात है। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन भी किए। कहीं से कोई सहायता मिला? कहीं से सहायता अभी तक तो वैसे नहीं मिला है। एक आरोपी पकड़ाया है? अभी तो 3 गो को पकड़ के भेजा गया है जी। अपने से दिए हैं? अपना से पकड़ के दिए हैं। जब पुलिस आई बोली कि से लाश फूंक दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग मांग किए कि जब तक वो नहीं पकड़ाएगा
आरोपी नहीं पकड़ाएगा तब तक हम लोग बॉडी को नहीं जलाएंगे। फिर हम लोग उस पर दबाव दिए, उसके बाद फिर अपना फोर्स मंगाया, फिर हम लोग गए 3 को पकड़ करके दिए। सकरा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर चौक पर तारी पीने के विवाद में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में युवक का SKMCH में इलाज चल रहा है। जिले में शराब को लेकर हुई चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात की बताई गई है। मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के डिहुली इशाक पंचायत के ही पहाड़पुर चौक पर तारी पीने को लेकर 2 लोगों में विवाद हो गया। विवाद में तारी दुकानदार रविंद्र पासवान का पुत्र अभिषेक कुमार को चाकू के वार से घायल हो गया और इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। घायल युवक के परिजन ने हमलावर के घर को घेर लिया तथा उसको बाहर निकालने के लिए कहने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस मामला को समझती तभी आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया और पुलिस ने जवाब में लोगों पर लाठीचार्ज की। तभी लोग भागे। पुलिस ने हमला करने वाले युवक को हिरासत में थाना ले आई और चाकू से घायल युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। आरोपी के हल्ला वल्ला कर रहा था, हमने बोला उसको कि तुम साइड हो जाओ उधर साइड हो जाओ। इतना है मैं वो गाड़ी भी गंदा वंदा गाड़ी देने लगे। इतना है मैं चाकू लिया, तेरी माँ को तो मार दूंगा जान से, बस चाकू फेंक दिया। क्या नाम है जो जख्मी? अभिषेक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर के आगे सकरा थाना। आप कौन है? देश में कोरोना संक्रमण फैल जाने के बाद प्रवासी मजदूर अपने घर लौट आए थे। एक बार फिर पेट की आग के खातिर अपने रोजगार को लेकर महानगरों में वापस लौट रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बीच अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद एक बार फिर से जान बचाने के लिए महानगरों से लौटे मजदूर अब फिर एक बार रोजगार की तलाश में बड़े महानगरों की ओर रुख करने लगे हैं। पेट की आग की मजबूरी से बेबस मजदूर रोजगार की तलाश में फिर अपनी जान को हथेली पर रखकर वापस लौट रहे हैं। वह भी तब जब बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे राज्य में लॉकडाउन भी प्रभावी है। लेकिन इन तमाम बंदिशों के बीच भी रोज हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में से वापस पंजाब, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली लौट रहे हैं। वहीं बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूर को रोजगार देने का वादा तो किया, लेकिन इन तस्वीरों से लगता है कि बिहार सरकार रोजगार देने के मामले में गाड़ी चलाएंगे, टेम्पू जाकर वहाँ पे टेम्पू चलाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये सरकार दावा करती है कि रोजगार दे रहे हैं। तो रोजगार देते तो हम लोग को इतना परेशानी थोड़ी बढ़ता है, हम लोग को इतना दूर थोड़ी जाना पड़ता है। सरकार देते तो हम लोग यहीं पे रहते कि नहीं, यहीं पे काम करते हम लोग। इतना दूर जाकर 3 दिन 4 दिन के सफ़र में जाकर क्या करेंगे हम लोग जाकर वहाँ पर। इधर मालूम है लॉकडाउन, फिर भी अपना पेट के लिए तो कुछ भी तो करना पड़ेगा। बीमारी भी है वो भी देख रहे हैं, और यहाँ पे भूखे बाल बच्चा मरेगा, माँ बाप मरेगा तो कहाँ से आएगा, कौन देगा। आजकल के ज़माना में कौन किसको देता है, 2 पैसा देगा, मांगे आप ही से मांगे कोई भी देगा, बताइए ना। इधर कोई देने के लिए कोई राजी होगा, लेगा देगा भी तो 1 दिन का 10 रुपया सूद जोड़ के लेगा, कहाँ से आदमी लाएगा बताइए। फिर आज न कल तो देना है, नहीं दोगे तो सर पे चढ़ जाएगा, वो तो सर पे चढ़ के ले लेगा। लेकिन ये सरकार तो रोजगार का दावा कर रही है कि ये तो करना, ये तो उनको सोचना चाहिए सरकार को कि हाँ हम लोग दे रोजगार यहाँ पर दे, कि हम लोग मेरे मुल्क का इधर कोई जाए ना बाहर। हम लोग आदमी आए थे शादी में, उसके बाद लॉकडाउन हो गया सर, तो शादी में हमको रहना पड़ा है। उसके बाद में देख रहे हैं हम लोग का तबलीगी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ काम उम करते हैं, सब परिवार वाल बच्चा कलकत्ता ही रहते हैं। बिहार सरकार रोजगार देती है जी नहीं, हम लोग का सरकार यदि रोजगार बिहार में देता तो सर हम लोग का यहाँ से बाहर क्यों जाना पड़ता। हम लोग तो एकदम गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले हैं सर। आप तो जान रहे हैं कि बिहार के अलावा कई और राज्यों में लॉकडाउन। खाएंगे क्या सर, खाने का तो कमाएंगे, हम लोग तो कोई यहाँ पर कमाने का कोई रास्ता ही नहीं है। कुछ खाने का हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। हम लोग बाल बच्चा मिल के कमाते हैं, बाल बच्चा मिल के खाते हैं, पूरा फैमिली के साथ सब। जी कोरोना के डर है, मगर तो डर तो सभी को है सर, मगर हम लोग बिहार सरकार दावा करती है कि जो बाहर से मजदूर आ गए हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है। तो सर हम लोग का तो कोई रोजगार नहीं है। यदि रोजगार सर खाने को मिलता तो हम सब क्यों हम लोग जाते हैं।
गौरतलब है कि पिछली बार जहां प्रवासी मजदूर आ नहीं रहे थे, ऐसे में कई कंपनियों ने उन्हें पूरे आदर मान के साथ गाड़ियों को बिहार भेजकर वापस बुलवाया था, लेकिन इस बार हालत ठीक इसके विपरीत है। इस बार मजदूर खुद अपने ही खर्च पर वापस लौट रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच में ही मजदूरों से वापस लौटने का कारण पूछने पर मजदूरों ने बताया कि कोरोना की वजह से उनके सामने आर्थिक तंगी है, वहीं बिहार में काम भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में बाहर लौटना ही उनकी मजबूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाहर से आ रहे लोगों को रोजगार देने के वादे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन यह दावा जमीन पर आते आते धराशायी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रतिदिन मुजफ्फरपुर से हजारों की संख्या में लोग प्रदेश लौट रहे हैं। स्थिति यह है कि लोगों को खाने के लिए और परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं है, जिसके कारण उनको अन्य प्रदेशों में लौटना पड़ रहा है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की जो यहाँ से लौटकर दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, तो उनका सीधा सीधा कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो दावा किया जा रहा है, अभी तक एक भी आदमी उससे लाभान्वित नहीं हुए हैं, जिस उम्मीद पर हम लोग यहाँ रुक सके। आपको बता दें कि लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दिए जाने के बाद जो लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में अब अन्य प्रदेश लौट रहे हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो लौटने को मजबूर हैं। तो साफ साफ आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो दावे किए जाते हैं वो जमीन पर आते आते धराशायी होता हुआ दिख रहा है। कारण कौन है, जिम्मेवार कौन है, ये आप समझ सकते हैं कि ये जिसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री हैं या उनके जो नीचे अधिकारी बैठे हुए हैं। शायद अगर इन लोगों को रोजगार मिलता तो इनको लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। विश्व साइकिल दिवस पर बाइसिकल फ्रेंडली क्लब द्वारा कोरोना गाइडलाइंस के साथ साइकिल रैली निकाली गई। पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि और प्रदूषण पर नियंत्रण और साइकिल को लोकप्रिय बनाने को लेकर गुरुवार को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर सिकंदरपुर स्थित पराशर कॉलोनी में बाईसाइकिल फ्रेंडली क्लब ऑफ बिहार के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत साइकिल रैली निकाला गया। वहीं रैली के दौरान संस्था के संयोजक चंद्र किशोर पराशर ने बताया कि देश में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि हो रही है। ऐसी परिस्थिति में साइकिल को लोकप्रिय बनाने की पहल को लेकर साइकिल रैली निकाला गया है। विश्व साइकिल दिवस है और इस अवसर पर यहाँ हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा अनौपचारिक कार्यक्रम किया है, चूंकि लॉकडाउन है, और हम लोग साइकिल को राष्ट्रीय वाहन बनाया जाए। चूंकि इस देश में पेट्रोलियम का दाम, हालांकि दुनिया में जो कच्चा तेल है उसका दाम घट रहा है, लेकिन भारत में लगातार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, 100 रुपए से ज्यादा कीमत हो गया पेट्रोल का, और सभी परेशान हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, केंद्र सरकार। हालांकि केंद्र सरकार के पास एक योजना भी है साइकिल के प्रचार प्रसार के लिए, बाइसिकल फॉर चेंज ऑफ इंडिया करके, लेकिन वो 2 साल पहले जो योजना बनी वो अभी ठंडे बस्ते में है। उस योजना में ये कहा गया कि देश के पहले चरण में 107 शहरों में साइकिल को लोकप्रिय बनाया जाएगा ताकि पर्यावरण संतुलित हो, पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो, इसके लिए। लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 107 शहरों में अभी तक जो 41 शहर रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें एक भी बिहार का शहर नहीं है। इतना उदासीन है हमारा बिहार का नीतीश सरकार। और तीसरी बात ये कि ये जो कोरोना का काल है इसमें हम देख रहे हैं कि वाहनों के कम चलने से प्रदूषण कम हुआ है। तो अगर हम साइकिल अपनाते हैं तो महंगाई से निजात मिलेगी, प्रदूषण कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थ का ज़्यादा खपत होगा, और प्रत्येक भारतीय एक्सरसाइज करेगा इसके माध्यम से, तो फिट इंडिया भी बनेगा। इसलिए हम लोगों ने आज संकल्प लिया है, ये हमारी कॉलोनी के लोगों ने, कि हम पूरे बिहार में एक संगठन बनाकर काम करेंगे। और कोरोना संक्रमण में लोगों की मदद को लेकर सहगल फाउंडेशन द्वारा पीपी किट, हैंड सैनिटाइजेशन, ग्लव्स और मास्क सहित अन्य सामग्री जिलाधिकारी और सदर अस्पताल के मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी को सौंपा। जिले में कोरोना महामारी के बीच कई सामाजिक संस्थाएं पीड़ित मरीजों के इलाज में मदद करने को लेकर आगे आ रही है। इसी क्रम में सहगल फाउंडेशन के द्वारा गुरुवार को पीपी किट, सैनिटाइजेशन, हैंड ग्लव्स और मास्क सहित अन्य सामग्री को जिलाधिकारी प्रणव कुमार
और सदर अस्पताल के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपा। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना काल में चिकित्सक लगातार अपनी ड्यूटी कर आम जन को संक्रमण से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते चिकित्सकों को खतरा ज्यादा है। यह सामग्री चिकित्सकों में संक्रमण रोकने का काम करेगी। फाउंडेशन के द्वारा एक पीपीई किट है, कितना है? पीपी किट 400 पीस है पीपीई किट। सर्जिकल मास्क है 3000 पीस और ग्लव्स है 5000 पीस। हैंड सैनिटाइजर है 150 लीटर और 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है 6 पीस। तो इस तरह से कोविड महामारी में संस्थाएं आगे आ रही है मदद को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक महामारी है, पैंडेमिक है। इसमें जब तक ले सबों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ले इससे विजय पाना संभव नहीं है। इसलिए केवल सरकारी संस्था से नहीं होने को सब जगह से सहयोग मिल रहा है और सब लोग पॉजिटिव सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छा मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि अभी हम लोग अच्छा स्थिति में आ गए हैं। सेकेंड वेव जो आया था उसमें काफ़ी अच्छे स्थिति में हम लोग आए। थर्ड वेव की तैयारियों में इससे बहुत लाभ होगा। थर्ड वेव को तो हम लोग चाह रहे हैं कि थर्ड वेव आए ही नहीं। जो भी मीडिया में आ रहा है और कहीं आ रहा है थर्ड वेव का, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास में जो हमारे साधन है, इम्यूनाइजेशन है और बचाव है, ये दोनों को इतना प्रचार प्रसार करें, इम्यूनाइजेशन इस लेवल पर हम लोग लाएं कि थर्ड वेव का परिकल्पना ही रह जाए आए। फाउंडेशन जो हमारी संस्था है गुड़गांव बेस्ड है और बिहार के लगभग 4 जिलों में काम करती है। और हमारी संस्थाओं का हमेशा से रहा है कि सरकार के साथ मिलकर काम करना और जो भी मुख्य विषय है उसके ऊपर काम करना। अभी तक हम लोग स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हेल्थ में काम करते आ रहे थे, लेकिन ये जब पैंडेमिक कोरोना के रूप में आया तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने बहुत सारे परिवारों को राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाया था। अभी का जो सिलसिला है उसमें चूंकि मेडिकल का सबसे ज़्यादा दिक्कत महसूस किया गया तो हमारे यूएस ऑफिस ने इसके ऊपर काम किया और हमें इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जो हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से CHC है, PHC है, हम उनको दे रहे हैं। अय्यरपुर थाना की पुलिस ने मोहम्मदपुर गांव में छापेमारी कर झाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। हालांकि मौके से कारोबारी भागने में सफल रहा। अय्यरपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके के मोहम्मदपुर गांव स्थित दीपक पासवान के घर के पीछे झाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। जबकि पुलिस को आता देख शराब कारोबारी दीपक पासवान अपने 3 साथियों के साथ भागने में सफल रहा। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल अय्यरपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहम्मदपुर गांव में शराब माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में शराब इकट्ठा किया गया है। उक्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 427 कार्टून विदेशी शराब बरामद की, जबकि मौके से कारोबारी भागने में सफल रहा। मामले में अय्यरपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है।
कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में चल रहे टीकाकरण अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा कर लापरवाही बरतने वाले कई कर्मचारी के वेतन पर रोक लगा दी। समाहरणालय स्थित सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले में टीकाकरण अभियान की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की, जिसमें जिले के कई प्रखंडों में टीकाकरण अभियान के दौरान लापरवाही बरतने को लेकर जिलाधिकारी ने गायघाट, मोतीपुर, मरवन सहित कई प्रखंडों में MYC, DHM का वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जीविका के माध्यम से 77 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कल से टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। साथ ही कहा कि टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले रेड क्रॉस के माध्यम से 11,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के अभियान जो चल रहा है उसकी समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड के MYC, DHM, DCM, BDO, CDPO और जीविका के DTM के साथ भी बैठक की और जिला स्तर से भी कई पदाधिकारी कमेटी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने पाया कि कुछ प्रखंडों में अच्छी गति नहीं रही है और एक सेशन साइट पर 10-20 लोगों ने टीकाकरण किया है। तो गायघाट, मरवन, ऐसे मोतीपुर, ऐसे प्रखंडों के MYC का, DHM का, DCM के मानदेय की कटौती की गई है और उन्होंने निर्देशित किया है कि टीकाकरण अभियान चलाया जाए। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जीविका के माध्यम से कल 77 नए केंद्र बनाए गए हैं जहां पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार RBSK के जो वाहन 25 चलाए जा रहे हैं उनके साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की हम लोगों ने आज से टैगिंग करा दी है, जहां पर केंद्र पर वो गाड़ियां जाएंगी और वहां के लोगों को मोबिलाइज करके टीका कराया जाएगा। ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त रेड क्रॉस के माध्यम से उस पंचायत को, जो पंचायत सबसे पहले टीकाकरण का कार्य संपन्न कराएगी, उसको रेड क्रॉस के माध्यम से 11,000 रुपये का पुरस्कार एवं एक प्रशस्ति पत्र देने का भी निर्णय लिया गया है। तो ये सारे कार्य किए जा रहे हैं ताकि टीकाकरण अभियान में हम लोग की गति बेहतर रहे और जैसा सभी जानते हैं टीकाकरण ही बचाव है और कोरोना को यदि हराना है तो सभी लोगों को टीकाकृत होना आवश्यक है। बिहार शरीफ की जेल में बंद बांग्लादेशी महिला रिया आफरीन को जेल से मुक्त कराने को लेकर अधिवक्ता द्वारा आयोग में फरियाद की गई थी, जिसकी सुनवाई आज की गई। बिहार शरीफ की जेल में बंद बांग्लादेशी महिला के संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग के ऊपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। वहीं सजा पूरी होने के 4.5 महीने बाद भी बिहार शरीफ की जेल में बंद बांग्लादेशी रिया आफरीन रूपा को जेल से मुक्त कर अपने मुल्क पहुंचाने की मांग को लेकर जिले के अधिवक्ता SK झा ने 29 मार्च को आयोग में फरियाद की थी। आयोग ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए गृह विभाग को 26 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा है। 2 सितंबर को सुनवाई की अगली तिथि सुनिश्चित की गई है। अधिवक्ता SK झा ने बताया कि बांग्लादेश की एक महिला 12 अक्टूबर 2019 को बिहार शरीफ के सराय थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में भटक रही थी।
नूरसराय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में उनकी पहचान बांग्लादेश के खुलना जिले के खलियासपुर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद शाहजहां की पत्नी आफरीन रूपा के रूप में हुई। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 1 साल की सजा तथा 500 रुपए जुर्माना की सजा दी। 22 जनवरी 2021 को उसकी सजा पूरी हो गई है। सजा पूरी होने के 4.5 महीने बाद भी बिहार शरीफ की जेल में बंद है। उनकी रिहाई के लिए उन्होंने गृह विभाग से कार्रवाई की मांग की थी। उसकी महिला वह उसको एक दलाल जो है तो ले आया इंडिया में, यह कह करके कि चलो हम इंडिया में तुमको हम काम पकड़वा देते हैं। और उस महिला को पैसे की आवश्यकता थी, उसके बच्चे को ऑपरेशन करवाना था। वह किसी तरीके से दलाल के झांसे में वह महिला आ गई और उसके बाद में वह दलाल ला करके उसको नालंदा में लाकर उसको छोड़ दिया, जहाँ से स्थानीय पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस महिला की सज़ा जनवरी 2021 के लास्ट सप्ताह में उसका सज़ा पूरा भी हो चुका है। बावजूद इसके वह महिला बिहार शरीफ जेल में अभी भी बंद है, जिसके आलोक में हम मार्च में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में एक हम याचिका फाइल किए हुए थे, जिस पर सुनवाई कल हुई थी। और उस पर सुनवाई होने के बाद में कल माननीय आयोग ने गृह विभाग बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया है और उसमें यह कारण परीक्षा किया गया है कि भैया की क्या बात है कि सजा पूरी होने के बाद भी वो महिला जो है तो भी भारत के जेल में बंद है। और यह दो देश के बीच में जो रिलेशंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इस संबंध पर भी यह असर न डाले, जिसके कारण हम लोग जो है तो यह प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके वह महिला को हम लोग जो उसका बांग्लादेश जो उसका गांव है उस गांव में वहां तक हम लोग उसको भेजें और उसके परिवार से, उसके बच्चों से उसको हम लोग मिलवाएं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज को लेकर आयुर्वेदिक औषधि आयुष द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं का निशुल्क वितरण किया गया। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीज की चिकित्सा में सहायक आयुर्वेदिक औषधि आयुष 64 का विश्व आयुर्वेदिक परिषद के द्वारा पॉजिटिव मरीज और जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हो उन्हें निःशुल्क वितरण किया जाएगा। वहीं वितरण के दौरान वैद्य विकास शर्मा ने बताया कि आयुष विभाग भारत सरकार रिसर्च टीम द्वारा आयुष 64 में मरीज की रिकवरी दर बढ़ जाती है। यह ऑल इंडिया आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट दिल्ली के क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा प्रमाणित है। जिले में 9 जगहों पर इसका निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। सरियागंज श्री प्रभाकर औषधालय वैद्य विकास कुमार शर्मा की क्लिनिक पर उपलब्ध है। उसके अलावा अन्य जो है आनंद राज क्लिनिक 0 माइल वसील मार्केट में उपलब्ध है। डॉक्टर पवन कुमार के यहाँ क्लिनिक पे उपलब्ध है, ये आपको 52 बीघा कन्हौली में। उसके अलावा सभी जगहों पर दवाओं का निःशुल्क सभी जगहों पर दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जाए। जिनको हो चुका है या सिम्टम है उसके अलावा भी लोग खा सकते हैं? नहीं, जिनको सिम्टम है केवल वही खाएंगे, जिनको सिम्टम नहीं है उनको नहीं दिया जाएगा। ये दवा जो है 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक के ही आदमी को दी जाएगी। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये दवा नहीं देनी है, उन पे अभी रिसर्च नहीं हुआ। या वैसी माताएं बहनें जो कि अपने शिशुओं को दूध देती हैं उनको भी ये औषध नहीं देनी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।